हेलो फ्रेंड्स, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 3 मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज हम इसमें बात करेंगे इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक शिफ्ट ऑन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज, कंपन आवृत्तियों पर समस्थानिक विस्थापनों का प्रभाव। ठीक है, या आप कह सकते हो समस्थानिक प्रभाव। ठीक है, आपसे पूछा जाता है समस्थानिक प्रभाव क्या होता है, तो वो इस वीडियो पे देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस पे देखेंगे इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक शिफ्ट। ठीक है, समस्थानिक विस्थापनों का प्रभाव। तो चलो देखते हैं, एकदम आसान है। ठीक है, कुछ नहीं है इस पे। तो आपको करना है कि इसके पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना, जो हुक का नियम और आईआर स्पेक्ट्रम जितने थे, आप वो वाले वीडियो जरूर देख लेना प्लेलिस्ट पे जाके। ठीक है, तो देखो देखते हैं। तो आपने पढ़ा होगा हुक का नियम, हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ के अनुसार जो हुक ने समीकरण दिया था वही है आपका ये समीकरण नंबर 1। हुक के अनुसार न्यू नॉट इक्वल टू 1/2π/c और रूट में के अपॉन म्यू, जहाँ के फोर्स कांस्टेंट, म्यू रेड्यूस्ड मास और न्यू नॉट, और ये आपका न्यू नॉट जो है वो कंपन आवृत्ति अर्थात वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये क्या है, कंपन आवृत्ति, इंग्लिश पे कहे तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो ये बात तो समझ में आ गई, हुक का नियम थे ये। ठीक है, अब देखो बात करें समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स होते क्या हैं आपके, तो आपने पढ़ रखा होगा, वे परमाणु जिनके एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार जो हो भिन्न हो, आइसोटोप्स कहलाते हैं। ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास जो हो अलग अलग हो, आइसोटोप्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हो 1H1 और 1H2, ये आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, जिसपे दोनों के परमाणु क्रमांक देख सकते हो आप सेम है। ठीक है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, परमाणु क्रमांक दोनों के एक है लेकिन परमाणु भार आपके 1 और 2 अर्थात भिन्न भिन्न है। ठीक है, ये बात होती है समस्थानिक की। देख सकते हो इसका भी परमाणु क्रमांक 1, इसका भी परमाणु क्रमांक 1 है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास भिन्न होने के कारण जो आपके परमाणु होते हैं वे समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, समान हो परंतु एटॉमिक मास भिन्न हो तो आइसोटोप्स। अब आगे बात करते हैं। तो फोर्स कांस्टेंट के का मान अणुओं के भिन्न भिन्न समस्थानिकों के लिए समान तथा रेड्यूस्ड मास का मान समान नहीं रहता है। ठीक है, क्या कहा गया आपसे, ये जो आपका के है इसे कहते हैं फोर्स कांस्टेंट, बल नीतांक। म्यू जो है उसे कहते हैं रेड्यूस्ड मास। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट के का मान अणुओं के भिन्न भिन्न समस्थानिकों के लिए समान तथा रेड्यूस्ड मान का मान समान नहीं रहता है। रेड्यूस्ड मास जो होता है उसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। आप इसे हिंदी पे कह सकते हो समानी द्रव्यमान। तो चलो आगे देखते हैं। आप देखो हमने यहाँ लिखा, माना दो समस्थानिक अणुओं ए व बी को लेते हैं जिनके फोर्स कांस्टेंट के तथा रेड्यूस्ड मास म्यू ए तथा म्यू बी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंपन आवृत्ति क्या लिख सकते हैं, न्यू नॉट ए इज इक्वल टू 1/2π/c और अंडर रूट पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ से के अपॉन म्यू ए, क्योंकि पहले वाले के लिए लिख रहे हैं तो म्यू ए, और इसे मान लिया समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पे न्यू नॉट और यहाँ पे लगा बी इक्वल टू 1/2π/c और रूट में के अपॉन म्यू बी। ठीक है, क्योंकि बी वाले के लिए तो म्यू बी, और इसे लिख दिया समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो ये दो समीकरण बन गए। हुक का नियम आपका क्या था, उसके अनुसार समीकरण था आपका ये वाला, न्यू नॉट इक्वल टू 1/2π/c के अपॉन म्यू। अब आपसे कहा गया दो भिन्न भिन्न समस्थानिकों के लिए के का मान नहीं बदलता लेकिन म्यू का मान बदल जाता है, तो वही म्यू ए और म्यू बी हो गया। ठीक है, देखो हम यहाँ पे आगे लिखते हैं आपका समीकरण 2 में 3 का भाग देने पर। ठीक है, लिखते हैं समीकरण 2 में 3 का भाग देने पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा समीकरण 2 में 3 का भाग देने पर। तो जब भाग दोगे आप तो यहाँ से क्या होगा, देखो एकदम आसान है। यहाँ से आपको ये न्यू नॉट ए अपॉन न्यू नॉट बी लिख देना है। ठीक है, न्यू नॉट ए अपॉन न्यू नॉट बी। ठीक है, और क्या हो गया ऊपर 1/2π/c, जो समीकरण 2 में उसे लिख दो 1/2π/c, रूट में के अपॉन म्यू ए। ठीक है, और नीचे वाले में 1/2π/c। ठीक है, जो नीचे था वो लिख दो 1/2π/c और रूट में के अपॉन म्यू बी। ठीक है, के अपॉन म्यू बी हो गया। ठीक है, इतना हो गया। आप देखो जो कैंसिल हो रहा कैंसिल कर दो, 1/2π/c से 1/2π/c और रूट के से रूट के कैंसिल, तो क्या बच जाएगा यहाँ से, रूट में म्यू बी अपॉन म्यू ए। ठीक है, रूट के से रूट के कैंसिल हो गया, रूट में म्यू बी अपॉन म्यू ए बच चुका है। ठीक है, तो एकदम आसानी से रूट के से रूट के कैंसिल कर दो और इतना बच जाएगा। तो देखो इसे डायरेक्ट लिख देते हैं और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब इसी समीकरण से आगे बात करते हैं, तो चलो देखते हैं। ठीक है, पूरा इरेज कर देते हैं। तो देखो अब ये वाला समीकरण ऊपर लिखता है, तो देखो ये वाले समीकरण को हमने लिख लिया। अब इस पे दो केस बन सकते हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, तो दो केस बन सकते हैं, कैसे आपका देखो,
अगर यहाँ पे म्यू ए की वैल्यू, जो म्यू ए है आपका, इसकी वैल्यू क्या हो, म्यू बी से ज़्यादा हो, तो आपका एक केस हो जाएगा। और दूसरा, जब म्यू ए की वैल्यू म्यू बी से क्या हो, कम हो, ठीक है, म्यू ए की वैल्यू क्या हो, म्यू बी से कम हो, ठीक है, अर्थात लेस देन हो, ठीक है। तो म्यू बी की वैल्यू क्या हो, म्यू ए से ज़्यादा हो, या कह सकते हो म्यू ए की वैल्यू कम हो, ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं, जैसे क्या रहा, म्यू ए की वैल्यू ज़्यादा, नीचे वाले ज़्यादा, तो 3/4 ले सकते हो, और इधर 4/3 देख सकते हो। नीचे की वैल्यू ज़्यादा है, ऊपर की वैल्यू कम, इस पे नीचे की वैल्यू कम और ऊपर की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो यही है आपको समझाने के लिए पूरा, ठीक है। तो जब म्यू ए ज़्यादा होगा तब आपका वैल्यू जो आएगी 1 से कम आएगी, दशमलव में जाएगी ना। जब नीचे वाली संख्या बड़ी रखोगे, ऊपर वाली कम रखोगे, दशमलव नहीं जाएगी, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लिख सकते हो म्यू नॉट ए अपॉन म्यू नॉट बी और लेस देन 1। देखो 3/4 था, भाग दोगे तो 0.4 से 28 2 और 4×5 20, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है। तो इस पे ये क्या है, 1 से कम ही तो है, तो इसलिए ये वैल्यू आपकी क्या होगी, 1 से कम, जब आपका नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, म्यू ए का मान ज़्यादा। और इसमें जब इसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू बी की ज़्यादा होगी, तब ये आपका क्या होगा, 1 से बड़ा होगा इसका मान, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 4/3 था, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो न्यू नॉट ए इज लेस देन न्यू नॉट बी, यहाँ से लिख सकते हो न्यू नॉट ए इज ग्रेटर देन न्यू नॉट बी, ठीक है। तो ये 2 केस आपके बन सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। आप देखो, आगे देखो, ठीक है। तो इतना हो गया। अब एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि कैसे आप क्या कर सकते हो, आइसोटोपिक इफेक्ट को निकाल सकते हो, आइसोटोप इफेक्ट को, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन फ्लोराइड के 2 समस्थानिक हमने लिए हैं, ठीक है। इसमें आपको देखो, ये आपका क्या है, आइसोटोप इफेक्ट निकालने के लिए आपको करना क्या है, तो देखो ये आइसोटोप्स मॉलिक्यूल हमने लिए किसके, हाइड्रोजन फ्लोराइड के, ठीक है। तो इस पे म्यू का मान क्या है, ये आपका ग्राम में है, और ये इसमें म्यू का मान ये ग्राम में है, ठीक है। दोनों के अलग अलग मान दिए गए हैं आपको। इसमें न्यू नॉट का मान अलग है, न्यू नॉट का मान इसके लिए अलग है, ठीक है, जो आपका कंपन आवृत्ति थी, ठीक है। आप जब आइसोटोपिक इफेक्ट आपको निकालना होगा तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आइसोटोपिक इफेक्ट के लिए आपको देखो, इसके न्यू नॉट 1 और इस न्यू नॉट 2 को घटाना होगा। इसको 1 मान लो, इसको मान लो 2, दोनों को घटा दोगे, जो वैल्यू आएगी वही आइसोटोपिक इफेक्ट। 4138 माइनस 2998 वैल्यू निकालोगे, कितनी आ जाएगी, 8 से 8 घटाओ कितना, 0, और 13 में से 9 गया 4, और आपका 10 में से 9 गया 1, ठीक है, और 3 में से 2 गया 1, तो 1140, ठीक है। ये आ गया आइसोटोपिक इफेक्ट हाइड्रोजन फ्लोराइड के इन 2 समस्थानिकों के लिए, ठीक है। और भी आपको देख सकते हो स्क्रीन पे शो कराए दे रहे हैं, ठीक है, ये चार्ट पूरा बना हुआ है, इस पे आप देख सकते हो कितने सारे दिए गए हैं, ठीक है। तो यार ये देख सकते हो, ये थे आपका आइसोटोपिक इफेक्ट। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।